हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लीगल प्रूडेंट स्टडी चैनल। इस वीडियो में हम सीयूईटी पीजी प्रिपरेशन के सीरीज में कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का जो मॉडल क्वेश्चन करेंगे, कुछ क्वेश्चन इसमें करेंगे जो इम्पोर्टेंट है फॉर द योर सीयूईटी पीजी एलएलएम एग्ज़ाम, और कोई भी एग्ज़ाम है जो लीगल से रिलेटेड है, लॉ से रिलेटेड है, उसमें यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत हेल्पफुल होगा। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली कंसिस्ट ऑफ, कितने आर्टिकल थे और कितने शेड्यूल थे? तो 395 आर्टिकल्स एंड 8 शेड्यूल थे। ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नाउ कंसिस्ट ऑफ कितने हैं? तो ये बहुत ही वेग क्वेश्चन है। ठीक है। तो जनरली इसका आंसर जो है आप देखेंगे 395 ही आर्टिकल माना जाएगा, और 12 शेड्यूल जो है 4 शेड्यूल और ऐड कर दिए गए हैं, क्योंकि 395 आर्टिकल है। स्टार्टिंग में उतना ही था, अभी भी उतना ही है। कुछ आर्टिकल ए बी सी करके ऐड कर दिया गया है। तो अगर नंबर देखेंगे 1 2 3 की सीरीज में देखेंगे तो 395 पर इंड हो जाता है, तो 395 ही मानेंगे। ठीक है। तो अकॉर्डिंगली इसे क्वेश्चन आप टिक कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, विच डॉक्यूमेंट हैड द मोस्ट सिग्निफिकेंट रोल इन डिटरमाइनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 का जो एक्ट था ना, उससे बहुत सारे चीज़ों को बोरो किया गया था, लिया गया था एक कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने में। तो इसलिए इसको माना जाता है मोस्ट सिग्निफिकेंट रोल टू डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट है, हु स्टेटेड दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिश्ड क्वाज़ी फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट? तो प्रोफेसर केसी अय्यर थे, उनका ये स्टेटमेंट है। ठीक है। क्वाज़ी फेडरल आया तो केसी अय्यर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसीजर फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज ब्रॉड फ्रॉम? तो प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट का जो है साउथ अफ्रीका से लिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द प्रोविजंस ऑफ द प्रोमलगेशन ऑफ इमरजेंसी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वेयर ब्रॉड फ्रॉम? तो इमरजेंसी के समय में जो भी प्रोविज़न को प्रोमलगेशन का प्रोविज़न दिया गया इमरजेंसी को प्रोमलगेट करने के लिए, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर ये जर्मनी से बोरो किया गया था। ठीक है। आर्टिकल 33 एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू मॉडिफाई द फंडामेंटल राइट्स इन रिलेशन टू आर्म्ड फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंस द फंडामेंटल राइट्स आर इनफोर्सिएबल ओनली अगेंस्ट द स्टेट एंड नॉट अगेंस्ट द इंडिविजुअल, द क्वेश्चन एज टू व्हाट इज स्टेट एक्वायर्स सिग्निफिकेंस? यहाँ पर देखेंगे, इन द कंटेक्स्ट ऑफ एबव व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेट्स? तो यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस कंपनी स्टेट्स है, स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन स्टेट है, कोचिंग पोर्ट स्टेट है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट है। माना सारों के चारों स्टेट यहाँ पे माना गया है। चलिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉट स्टेट? तो यहाँ पे कौन कौन जो स्टेट नहीं है? तो ओनली जो रिलायंस इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड को स्टेट नहीं माना जाएगा। ऑयल नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंस कॉरपोरेशन, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड एजुकेशनल रिसर्च, ये सारे के सारे स्टेट के डिफिनीशन में फॉलो करते हैं। आर्टिकल 12 जो है स्टेट को डिफाइन करता है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट स्टेट्स? इसमें से कौन सी जो है स्टेट नहीं है? तो यहाँ पर देखेंगे, NCERT एंड इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स को स्टेट नहीं माना गया है। ठीक है। आगे बढ़ेंगे। ए कॉर्पोरेशन इज ए स्टेट फॉर द पर्पस ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स इफ इट इज एन एजेंसी और इंस्ट्रूमेंटालिटी ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है। RD सेट्टी का जो केस है ये उस पर बेस्ड था। द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया emphasizes that it shall stand part of the constitution। ठीक है। नेक्स्ट, गोलकनाथ के केस में क्या किया गया था? इसे बोला गया था ये पार्ट नहीं है, बट नेक्स्ट जो केस आया फर्दर केस, जैसे केशवानंद भारती केस, तो उसमें बताया गया कि प्रीएम्बल इज ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, preamble to the constitution has been amended only once by the 42nd amendment 1976। तो उसमें सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी एंड यूनिटी वर्ड को ऐड कर दिया गया था।
ठीक है। तब देखेंगे अगर ये भी क्वेश्चन पूछता है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में फॉलोइंग ऑर्डर्स को आप बढ़ते क्रम में, ठीक है, उसको अरेंज करना है। ऐसे मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल में दिया गया है, तो आप याद रखेंगे SSDR। SSS स्टैंड्स फॉर सो से, यानी कि सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड RD, SSDR, D फॉर डेमोक्रेटिक एंड R फॉर रिपब्लिक। ये है अरेंज करने का तरीका, आपको शॉर्ट कोड आपको बताया तो याद रखेंगे SSDR, ठीक है। तो सोशलिस्ट, सेकुलर, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन जो वर्ड है बाय द 42nd अमेंडमेंट 1976 जो ऐड कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इन द केस ऑफ गोलकनाथ विद द स्टेट ऑफ पंजाब, इट वाज रिमार्क्ड दैट आवर प्रीएम्बल कंटेंट्स इन ए नटसेल इट्स आइडियल्स एंड द एस्पायरेशन व्हिच जज सेड सो। सुब्बा राव जस्टिस जो थे, इनका ये स्टेटमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो द मेजर प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन 22nd January 1950, the following articles, Article 5, 6, 7, 8, 9, 16, 324, 366, 367, 380, 388, 391, 392 and 393 came into force on 22nd November 1950. These articles are the provision relating to, अब देखिए तो 5 से लेकर 11 तक पार्ट 2 में सिटीजनशिप का प्रोविजन दिया गया है। तो पहला सिटीजनशिप होगा। दूसरा है इलेक्शन, 324 इलेक्शन को डील करता है, चलो ठीक है इलेक्शन। अब 366 पार्लियामेंट के प्रोविजन से रिलेटेड है। उसके बाद 360 टेम्पररी एंड ट्रांजिशनल प्रोविजंस है, 380, 390 392, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड दीज फ्रेटर्निटी मीन्स ए सेंस ऑफ द कॉमन ब्रदरहुड टू ऑल इंडियन इज द प्रिंसिपल विच गिव्स यूनिटी एंड सॉलिडरिटी टू द सोशल लाइफ। तो ये जो है स्टेटमेंट है डॉक्टर BR अम्बेडकर का, ठीक है, फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in which of the following case Supreme Court held that the term socialist used in the preamble means a state whose basic policy is to distribute equitably the national wealth and the national resources of the nation। तो तिनसुकिया इलेक्ट्रिसिटी कंपनी वर्सेस असम में इस स्टेटमेंट को बताया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिश्ड indeed a system of the government which is at the most quasi-federal, almost devolutionary in character, a unity state with the subsidiary federal features rather than the federal state with the unitary features whose observations are these। कैसी वेयर का ऑब्जर्वेशंस है, ठीक है, क्योंकि वो कोजाई फेडरल का बात करते हैं, तो स्टेटमेंट से भी लग रहा है कोजाई फेडरल का बात चल रहा है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे अकॉर्डिंगली आप कैसी वेयर टिक करेंगे। बीइंग ए सोवरेन स्टेट, इंडिया इज फ्री फ्रॉम एनी टाइप ऑफ एक्सटर्नल कंट्रोल। इट कैन एक्वायर्स फॉरेन टेरिटरी एंड इफ नेसेसरी cede a part of the territory in favor of a foreign state subject to the certain constitutional requirement। It was held in the case इन रे बेरुबारी यूनियन का जो केस था, ठीक है, तो यही केस जो इम्पोर्टेंट है, जो प्रीएम्बल से रिलेटेड है, जो बताया गया था कि प्रीएम्बल आपका पार्ट नहीं है। तो इन रे बेरुबारी यूनियन केस में इस स्टेटमेंट को देखा गया था, ठीक है। तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस कैन ए स्टेट लॉ ऑन ए सब्जेक्ट फॉलिंग अंडर द कंकरेंट लिस्ट गेट प्रेसिडेंस ओवर द सेंट्रल लॉज on the same subject if it had got the precedent assent before the enactment of the central law। okay, which statement is incorrect regarding the doctrine of eclipse। doctrine of eclipse देखेंगे आप आर्टिकल 13 जब पढ़ेंगे तो उसमें doctrine of eclipse, doctrine of severability, doctrine of waiver, ये तीन जो है पढ़ा जाता है, ठीक है। तो उस रिलेटेड doctrine of eclipse से एक क्वेश्चन है, doctrine of eclipse has a relevance in the connection with the article 13 clause 1
इट इज रेट्रोस्पेक्टिव करेक्ट नहीं. दिस डॉक्ट्रिन अप्लाइज टू द बोथ प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ. नो. बाई वर्च्यू ऑफ द डॉक्ट्रिनल लॉज विच आर इनकंसिस्टेंट विद द एफआरआर आर वाइड एब इनिशियो. ठीक है, तो यहाँ पे डी आंसर सही है. ठीक है, यहाँ पे डी इसलिए सही है क्योंकि यह इनकरेक्ट है, क्योंकि बाकी ए बी सी देखेंगे तीनों के तीनों रिलेटेड टू द डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स आर करेक्ट. ठीक है, बट द ऑप्शन डी इज नॉट करेक्ट, इसलिए यहाँ पे इनकरेक्ट है. तो यहाँ पे डी आंसर सही होगा. ठीक है, तो डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स के तीनों के तीनों स्टेटमेंट पढ़ लीजिए. पहला क्या है, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स हैज रेलिवेंस इन द कनेक्शन विद आर्टिकल 13(1). ठीक है, इट इज retrospective character of the article 31 perspective character which gives rise to the doctrine. The doctrine applies to the both pre-constitutional law and post-constitutional law. ठीक है, चलो. The power of the prog the लोक सभा रेस्ट with president. प्रेसिडेंट के पास पावर है प्रोग करने का. ठीक है, नेक्स्ट. Which statement is correct regarding the waiver of the fundamental rights in the Indian context? No person can waive his fundamental rights under the Indian Constitution as they are sacrosanct and no individual can tinker with them. ठीक है, next question है question number 24. The judges of the Constitution Supreme Court have to take an oath before the entering upon the office which is conducted to them by the President, in which case court held that Article 14, 19 and 20 are not mutually exclusive. They are jointly aimed to reasonableness and the fairness. तो मनिका गांधी पासपोर्ट केस है, बहुत ही इम्पोर्टेंट केस है. ठीक है, तो 1978 का केस है सुप्रीम कोर्ट. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 26. A law which disqualifies a person with the more than 2 children from holding the post of the sarpanch is valid and not violative of Article 14 of the Constitution. In which of the following recent case the Supreme Court gave such decision? जावेद वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा के केस में इसको डिस्कस किया गया था. On April 2008, Supreme Court in following case upheld the OBC quota in the Central Educational Institution, clearing the way for the reservation of 27% seats for the backward classes. अशोक कुमार ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में 2008 का केस है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28. फोर्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पर्टेन्स टू एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29. यहाँ पे मैच करना है. ठीक, लिस्ट 1 लिस्ट 2 के साथ. तो देखेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्सेस को लेकर यहाँ पर है. तो फंडामेंटल ड्यूटी जो है आपका कहाँ से लिया गया है, फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिया गया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहाँ से लिया गया, फेडरल गवर्नमेंट कहाँ से लिया गया है. तो यहाँ पर देखेंगे फंडामेंटल राइट जो यूएसए का कंसेप्ट है, तो यहाँ पे बी का 4 हो जाएगा. तो देखिए बी का 4 एक में ही ऑप्शन है, तो डी आंसर हो जाएगा. इस तरह से अब पहला फंडामेंटल ड्यूटीज़ यहाँ पर देखेंगे. फंडामेंटल ड्यूटीज़ आपको यूएसएसआर से लिया गया है. ठीक है, यूएसएसआर. अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, एफडी है जो फंडामेंटल ड्यूटी लास्ट में डी है, लेकिन यूएसएसआर में डी नहीं आता है. ठीक है, इसी तरह डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी देखेंगे, आयरलैंड से लिया गया डीपीएसपी. तो ये आयरलैंड लास्ट में डी है, यहाँ पे स्टार्टिंग में डी है. ठीक है, जो इसमें लास्ट में डी है उसमें जो यूएसएसआर है उसमें है ही नहीं. तो इस तरह से याद रखेंगे, कुछ इधर से उधर करके आप याद रख लीजिए. ठीक है, ताकि आपको याद रहे. अब डीपीएसपी आप शॉर्ट में लिखेंगे तो चार वर्ड में आता है. ठीक है, तो यहाँ पे यूएसएसआर 4 वर्ड में है, तो यहाँ पे इस तरह से भी नहीं होगा. ठीक है, डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है, सी का देखेंगे आप तो आयरलैंड से लिया गया है. ठीक है, आयरलैंड, डीपीएसपी आयरलैंड, ऐसे याद रखिए. ठीक है, टीआई डीआई करके याद रखिए, डाटा इंटरप्रिटेशन जैसे आप करते हैं ना, तो डीआई आयरलैंड. ठीक है, ऐसे भी कैसे भी आपको याद कर लेना है ताकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन रहना. यहाँ पे फॉरेन गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट देखें कनाडा का, कनाडा से लिया गया है. ठीक है, फंडामेंटल राइट्स कहाँ यूएसए से लिया गया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीआई आयरलैंड से लिया गया, फंडामेंटल ड्यूटीज यूएसएसआर से लिया गया है. ठीक है, तो 12th शेड्यूल वाज एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन बाई 74th अमेंडमेंट जो है 1978 में आया था. 74th अमेंडमेंट 1970, जो भी डेट एक्चुअली 1993 है शायद, बट याद नहीं आ रहा. ठीक है,
तो 74th अमेंडमेंट के थ्रू ही 12th शेड्यूल को ऐड किया गया था, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 31, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। यहाँ पर देखेंगे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है SSC, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। कैग, ठीक है, CAG आर्टिकल 178 देखेंगे, ठीक है, 176। उसके बाद इलेक्शन कमीशन देखेंगे 324, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये सारे जो है ये आपको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, बट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ठीक है। द रेसिडुअरी पावर ऑफ द सेंटर प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 248 हैज़ बीन टेकन फ्रॉम। तो यहाँ पर देखेंगे फेडरल गवर्नमेंट की जब बात होती है तो रेसिडुअरी पावर का भी बात होता है, दोनों जो है कनाडा से लिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, नंबर 32 का आंसर डी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, डॉक्ट्रिन ऑफ द एट्रोफोइस कन्विक्ट इज इम्बॉडीड इन। तो यहाँ पर देखेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ एट्रोफोइस कन्विक्ट जो है आपको आर्टिकल 22 का 2 में डबल जियोपार्डी का बात करता है, तो यहाँ पे 22 का सब क्लॉज 2 में दिया गया है एट्रोफोइस कन्विक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से मैच करना है, तो यहाँ पर देखिए एक्स पोस्ट फैक्टो देखेंगे तो आर्टिकल 20 का क्लॉज 1 डील करता है, तो यहाँ पे फर्स्ट का क्या हो जाएगा 4, ठीक है। एक में ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद बी का क्या हो जाएगा डबल जियोपार्डी 22 का 2, तो यहाँ पर 2 का क्या हो जाएगा 1। सेल्फ इंक्रीमेशन क्या हो जाएगा 23 का 3, ठीक है। इसके बाद प्रिवेंटिव डिटेंशन डी का 2 हो जाएगा, ठीक है। तो पहला 20 देखेंगे 20, तो 20 सब क्लॉज 1 बात करता है एक्स पोस्ट फैक्टो, दूसरा बात करता है 22 का सब क्लॉज 2 डबल जियोपार्डी, एंड 20 का सब क्लॉज 3 बात करता है सेल्फ इंक्रीमेशन, एंड आर्टिकल 22 डील करता है प्रिवेंटिव डिटेंशन, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 35, इसमें भी मैच करना है। तो एवोल्यूशन ऑफ टाइटल आर्टिकल 18 बात करता है, एवोल्यूशन ऑफ टचेबिलिटी आर्टिकल 17 बात करता है, स्पेशल प्रोविजन फॉर वोमेन तो फिर का सब सेक्शन 3 देखेंगे, सब आर्टिकल आपको क्लॉज आर्टिकल जो 3 देखेंगे तो उसमें चिल्ड्रन और वोमेन्स रिलेटेड स्पेशल प्रोविजन स्टेट के पास पावर है, बना सकता है। रिजर्वेशन इन स्टेट एम्प्लॉयमेंट आर्टिकल 16 का क्लॉज 4 बात करता है। इस तरह से आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 36, which one of the following is not covered by the definition of estate given in article 12। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है यहाँ पे डेफिनेशन में नहीं लिखा गया है, ठीक है। चलिए स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, कॉलेज ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज, ये तीनों पर केस है। तो ये जो है स्टेट है, बट कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है स्टेट के डेफिनेशन में नहीं काउंट किया जाता है। आर्टिकल 13 परटेन्स टू प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। अभी हम लोग पढ़ा था डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स जो है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ भी लागू होता है और पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल भी लागू होता है, प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट पर लागू होता है, ठीक है। यहाँ पे ए एंड बी जो है सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, द जस्टिस एस्यूर्ड बाय द प्रीएम्बल इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू ऑल सिटीजन इज सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस का बात किया गया। तीन तरह की जस्टिस का बात किया गया, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डेडिकेटेड टू द पीपल ऑफ इंडिया, क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग ही होता है विद द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। यहाँ पर पीपल ऑफ इंडिया को डेडिकेट करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, in which case it was held that the preamble is a part of the Indian Constitution and it can be amended under the Article 368, but the basic structure और फ्रेमवर्क कैन नॉट बी अमेंडेड। तो केशवनाथ भारती केस में देखेंगे इसमें बताया गया था कि ये पार्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, इन रे वेरीवारी यूनियन एंड एक्सचेंज ऑफ द क्लियर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हेल्ड दैट प्रीएम्बल इज ए नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इन रे बेरीवारी यूनियन का केस है जिसमें बताया गया था
कि प्रियम्बल जो है पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का। बट फर्दर जो केस आया उसमें बताया जैसे कि कृष्णा भारती केस भारतीय यूनियन ऑफ इंडिया स्टेट ऑफ केरला 1973 का केस है, बहुत ही इम्पोर्टेंट केस है, ठीक है 24 अप्रैल 1973। तो इसमें बताया गया कि प्रियम्बल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, इट कैन बी अमेंडेड बट द सब्जेक्ट टू द फ्रेमवर्क जो है स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर कैन नॉट बी अमेंडेड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, द कंसेप्ट ऑफ फ्रेटर्निटी यूज्ड इन द प्रियम्बल हैज़ बीन टेकन फ्रॉम। तो फ्रेटर्निटी का जब बात आएगा तो फ्रांस से लिया गया है, ठीक है, ए फॉर फ्रांस, ए फॉर फ्रेटर्निटी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, अब यूएसए से क्या लिया गया था, यूएसए से फंडामेंटल राइट्स, यूएसएसआर से क्या लिया गया आपको बताना, डीपीएसपी, ईएसएसआर, ठीक है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी देखेंगे तो डीआई जो है आयरलैंड से लिया गया है, और फंडामेंटल ड्यूटीज देखेंगे तो यूएसएसआर से लिया गया है, ठीक है। आगे बढ़िए, तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहाँ से लिया गया, तो यूके से लिया गया है। फ्रांस से क्या लिया गया, फ्रेटर्निटी। टर्म रिपब्लिक यूज्ड इन प्रियम्बल डिनोट्स दैट द स्टेट shall be an elected head of the state who will be the chief executive head, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, the word secular used in preamble to the constitution of India means the state has no religion of its own, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, according to the Supreme Court judgment in the Indre-Berubari Union case, a secession of a part of the territory by India to a foreign state can be effected by, यहाँ पर देखेंगे the Parliament after the amendment of the Constitution under Article 368, ठीक है। Question number 46, the pension of the judges of the High Court is charged to the Consolidated Fund of India जो है उससे यहाँ पे जो भी हाई कोर्ट के जजेज हैं उनको दिए जाते हैं पेंशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, द डॉक्ट्रिन ऑफ द इक्लिप्स फिर से आ गया, एंड डॉक्ट्रिन ऑफ सेवर्बिलिटी आर एम्बॉडीड इन आर्टिकल 13 में देखेंगे तो दोनों कंसेप्ट को बात का जिक्र किया गया है, डॉक्ट्रिन का जिक्र किया, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स एंड डॉक्ट्रिन ऑफ सेवर्बिलिटी, ठीक है। द डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स वाज फॉर्मुलेटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट इन भिकाजी नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का केस देखेंगे, 1955 का केस है। तो इसमें भिकाजी नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश में डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स का बात किया गया है। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49, जस्ट गिव मी 1 मिनट, यस। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है a penal law providing for retrospective imposition of the criminal liability on a person for an act done 10 years back is said to violate Article 20 सब क्लॉज 1। तो आर्टिकल 20 सब क्लॉज 1 एक्स पोस्ट फैक्टो का बात करता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, 49 पढ़ेंगे, ए पिनल लॉ प्रोवाइडिंग फॉर रेट्रोस्पेक्टिव imposition of criminal liability on a person for an act done 10 years back। यहाँ पर देखिए रूल ये है, लॉ ये कहता है अगर आप आज कोई क्राइम करते हो तो जो एग्जिस्टेड लॉ है उसके अकॉर्डिंग ही आपको पनिश किया जाएगा। ये नहीं कि 10 साल पहले क्या लॉ था, उसको क्या पनिशमेंट था किसी पर्टिकुलर एक्ट के लिए जो आज आप किए हैं, पहले 10 साल पहले अगर करते तो क्या था, उस तरह से नहीं करेंगे। तो ये जो क्या है वायलेटिव है किसका, आर्टिकल 20 क्लॉज 1 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 हाँ, आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रोहिबिट रीजनेबल क्लासिफिकेशन को प्रोहिबिट नहीं करता है, ठीक है। क्लास लेजिस्लेशन, सिंगलिंग आउट ऑफ एन इंडिविजुअल फॉर द पर्पस ऑफ स्पेशल ट्रीटमेंट, ट्रीटिंग द अनइक्वल एट इक्वल फुटिंग, ये सारा चीज़ है वायलेटिव है, बट रीजनेबल क्लासिफिकेशन अलाउ करता है आर्टिकल 14। क्वेश्चन नंबर 51, विजय इमैनुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला जो केस नेशनल एंथम केस के नाम से जानते हैं। इसमें फैक्ट थोड़ा सा 2 मिनट में बताता हूँ मैं, 1 मिनट में बताता हूँ। उसमें क्या था कि 3 बच्चे थे, 3 या 2 बच्चे थे,
किसी स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन जिहुआ एक कम्युनिटी थी, उसका वो फॉलोअर थे, तो उनका अपना कल्चर था। तो नेशनल एंथम जब सॉन्ग किया जा रहा था तो वो खड़े हो गए थे, बट वो गा नहीं रहे थे, तो इसको प्रिंसिपल जो है इनको कॉलेज से निकाल दिया। तो ये माना गया कि आप जब नेशनल एंथम अगर गाया जाता है, ठीक है, तो जन गण मन, तो आप खड़े होकर भी आप रिस्पेक्ट दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप इसको गाए ही, ठीक है, क्योंकि वो जिहुआ कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, तो उनका कल्चर था, तो आप खड़ा होकर यहाँ पे रिस्पेक्ट दिए थे उन्होंने, लेकिन गाया नहीं था। तो ये वायलेशन था कि आप किसी को इस तरह से नहीं निकाल सकते। राइट टू स्पीक इज ऑल्सो सब्जेक्ट टू, लाइक आप चुप भी रह सकते हो, राइट टू साइलेंस, ठीक है। तो इस तरह से देखा गया कि आर्टिकल 19 का वायलेशन है, किसी को आप ऐसे निकाल नहीं सकते, ज़बरदस्ती बोलने के लिए वो नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया कि हाँ, नेशनल एंथम के समय में आप खड़ा हो गए तो आप रेस्पेक्ट दे रहे हो, नहीं गा रहे हो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे ये था केस, नेशनल एंथम केस, विजय इमैनुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। क्वेश्चन नंबर 52, द फंडामेंटल राइट्स ग्रांटेड अंडर द आर्टिकल 19 आर अवेलेबल टू। अब किसके लिए है, तो ओनली सिटीजन। देखिए कौन कौन सा आर्टिकल जो है केवल सिटीजन ऑफ इंडिया को के लिए है, तो आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30, 5 आर्टिकल याद कर लीजिए, 15, 16, 19, 29, 30, 15, 16, 19, 29 एंड 30। ये जो 5 आर्टिकल है केवल सिटीजन ऑफ इंडिया को ही मिला है, ठीक है। बाकी सब आर्टिकल जैसा है वैसा है, पर्सन को है, बट आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30 ये 5 आर्टिकल ओनली अवेलेबल फॉर द सिटीजन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 53, आइडेंटिटी करेक्ट इनकरेक्ट रिस्पॉन्स। These rights are available only to citizen. Identify correct incorrect response. Article 14 to 18 deals with the right equality. These rights are available only to citizen. नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पे 53 का थोड़ी भेग क्वेश्चन है, ऑप्शन में ही क्वेश्चन फ्रेम कर दिया है, तो इसलिए बी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 54, Which one of the following is not a fundamental rights? आर्टिकल यहाँ पे देखेंगे, आर्टिकल राइट टू प्रॉपर्टी है नो मोर फंडामेंटल राइट्स, ये लीगल राइट बन चुका है। आर्टिकल 300 कैपिटल ए में बाई 78 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 में इसको 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 में इसको अभी ये बन गया है लीगल राइट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54, which one of the following is not a fundamental right? Right to property, बाकी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21, राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14, ठीक है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, ठीक है, आर्टिकल 22। क्वेश्चन नंबर, इन विच केस द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया struck down the article section 303 of the Indian Penal Code। तो मिट्ठू नायक वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ये सुप्रीम कोर्ट का जो अभी लॉ कलेक्टिव कम रिसर्च एसोसिएट्स में भी पूछा था क्वेश्चन है। तो मिट्ठू नायक वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में जो है सेक्शन 303 इंडियन पेनल कोड को स्ट्रक डाउन कर दिया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56, द एम ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है, इज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ व्हाट्स welfare state, a welfare state। Question number 57, in which of the case the Supreme Court held that rule of carry forward in state service for backward classes as valid and constitutional। तो एम नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में जो है कैरी फॉरवर्ड रूल को वैलिड बताया गया था, तो याद रखेंगे कैरी फॉरवर्ड रूल एम नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। देखिए नागराज जो नाग बाबा होते हैं, स्नैक वो हमेशा आगे मूव करता है, ठीक है, तो कैरी फॉरवर्ड, ठीक है, ये नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो बस याद रखने के लिए आपको कुछ ना कुछ ट्रिक बना के आप याद कर सकते हो, तो ये फनी ट्रिक था। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ऑफ इंश्योरिंग द एडिक्वेट अपॉर्चुनिटी फॉर द सेक्यूरिंग इक्वल जस्टिस फ्री एंड लीगल एड
इज इम्बॉडीड इन आर्टिकल 39 कैपिटल ए में जो इम्बॉडीड किया गया है, ठीक है। 58 कैपिटल है। चलो 58 का आंसर क्या है? सी। आर्टिकल 15 क्लॉज 1 prohibits the state to discriminate against the citizen on the grounds only। यहाँ पर देखिए रिलीजन, रेस, सेक्स, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम, तो यही आंसर है। तो RRCSP आप याद रखिए, RRCSP। तो रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, इस 5 जो वर्ड है, इसके बेसिस पे आपको जो स्टेट जो है प्रोहिबिट नहीं कर सकता, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता, मतलब प्रोहिबिट करता है, इस बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेशन करने का लेकर प्रोहिबिट करता है, ठीक है, स्टेट। क्वेश्चन नंबर 60, आर्टिकल 48 कैपिटल ए जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट का पॉलिसी का पार्ट है, which pertains to protection of improvement of the environment and the safeguarding of the forest and wildlife was incorporated by। यहाँ पर देखिए बाद में इसको ऐड किया गया था, 42nd अमेंडमेंट 1976 के थ्रू इसको ऐड किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 61, 42nd amendment was effected in the constitution as a result of the report submitted by the Saran Singh committee। Question number 62, freedom of speech and expression enshrined in the article 19(1)(a) includes freedom of the press, right to reply through the same media, commercial advertisement, सारे के सारे जो है इंक्लूसिव राइट है अंडर आर्टिकल 19(1)(a। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 63, the fundamental rights granted under article 19(1)(a) is subject to the reasonable restriction on the ground। यहाँ पर ग्राउंड क्या क्या दिया गया है, तो यहाँ पर देखेंगे 63 का आंसर क्या होगा? 63 का जब आर्टिकल 19 क्लॉज 2 पढ़ेंगे, वहाँ पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन का बात किया गया है। तो सिक्योरिटी ऑफ स्टेट एंड फ्रेंडली रिलेशंस विद द फॉरेन स्टेट, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी एंड मोरालिटी, ठीक है, PDM, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी एंड मोरालिटी, कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट, डिफेमेशन, इंसाइटमेंट ऑफ एन ऑफेंस, सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, सारे के सारे जो है इंक्लूसिव है, तो ऑल ऑफ द वे आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64, व्हाट इज नॉट ए वैलिड ग्राउंड फॉर द इम्पोजिशन ऑफ द रिस्ट्रिक्शन ऑन द राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन इंस्टाइंड इन आर्टिकल 24। डिफेमेशन कोई ये ग्राउंड नहीं है, हेल्थ, मोरालिटी, पब्लिक ऑर्डर जो है ग्राउंड है, बट डिफेमेशन कोई ग्राउंड नहीं है यहाँ पे 25 आर्टिकल को लेकर, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन इम्पोज करने का। तो आर्टिकल 16 क्लॉज 2 जो है प्रोहिबिट द डिस्क्रिमिनेशन अमंग द सिटीजन विथ रिस्पेक्ट टू द एम्प्लॉयमेंट इन स्टेट सर्विस ओनली ऑन द ग्राउंड्स। यहाँ पर देखिए हमने ट्रिक बताया था 15 में, आर्टिकल 15 में जो डिस्क्रिमिनेशन को लेकर बात करता है, तो RRCPD, ठीक है, रीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ एंड यहाँ पे डिसेंट एंड रेसिडेंस 2 वर्ड जो है यहाँ पे ऐड कर दिया गया है, ठीक है। क्या क्या ऐड कर दिया गया है यहाँ पर देखेंगे आप 65, तो RRCPD, ठीक है। तो यहाँ पे रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ एंड डिसेंट के अलावा रेसिडेंट एक और वर्ड है, तो यहाँ पे के टोटल कितने हो गए? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ 5 एंड 2 वर्ड ऐड कर दिया गया है, डिसेंट एंड रेसिडेंट, यहाँ पे 7 टोटल है, जिसके आधार पे जो है ग्राउंड दिया गया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 66, हु अपॉइंट्स द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल के अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, इन विच केस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट a law depriving a person of the personal liberty has not only to stand the test of the Article 21 but must also stand the test of Article 14 and 19 of the Constitution।
मनेका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल ड्यूटी टू रिनाउंस द प्रैक्टिस डायरेक्टली टू द डिग्निटी ऑफ द एल्डरली पीपल। ये जो है फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, बाकी सारे के सारे जो है ए, बी एंड डी जो ऑप्शन देखेंगे, to safeguard the public property and to abjure the violence, to uphold and protect the sovereignty and integrity of India, to protect the and improve the natural environment। ये सारे के सारे आपका फंडामेंटल ड्यूटी है, ठीक है। जो पार्ट 4 51 आर्टिकल 51 कैपिटल ए में इंस्टेंड है और पार्ट 4 ए में, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 69, इन विच केस द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया harmoniously construed part 3 and part 4 of the constitution। part 3 fundamental rights, part 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल राइट्स आपको यूएसए से लिया गया है ऑफ द कंस्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड हेल्ड दैट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कैन नॉट बी गिवन ओवरराइडिंग इफेक्ट ओवर द फंडामेंटल राइट्स। निर्मला मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 70, Article 40 deals with the organization of village panchayat, equal justice for legal aid, 39 capital A, living wage etc for work, equal pay for work, ये आप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, मैच करना है। यूनिफॉर्म सिविल कोड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बाद में है 44, फ्री एजुकेशन फॉर चिल्ड्रेन देखेंगे तो आर्टिकल 45 में अर्ली चाइल्ड का बात किया गया है, ठीक है। 6 ईयर तक आपको पढ़ाने का बात किया गया है। राइट टू वर्क एंड एजुकेशन 41 देख आर्टिकल में है, राइट टू वर्क एंड एजुकेशन आर्टिकल 41, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड आर्टिकल 39 कैपिटल है। इस तरह से आपका सेक्शन ऑप्शन सी यहाँ पे सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 72 फंडामेंटल ड्यूटी इज कंटेन इन आर्टिकल 51 कैपिटल ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पे नॉट इन्फोर्सेबल इन द अब्सेंस ऑफ द स्टैट्यूट्स मेकिंग सच ड्यूटी एज ए लीगल। यहाँ पे ऐसा कोई स्टैट्यूट नहीं जिसको इन्फोर्स करने के लिए बताया गया हो, इसलिए फंडामेंटल ड्यूटीज जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन्फोर्सेबल नहीं है, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हेल्ड टू बी द फंडामेंटल राइट्स विद इन द आर्टिकल 21। यहाँ पे राइट टू फूड जो है आर्टिकल 21 में जो है फंडामेंटल राइट्स नहीं माना गया है। बाकी राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट, राइट टू स्पीडी ट्रायल, राइट टू बेसिक एजुकेशन फॉर चिल्ड्रेन, यहाँ पर 21 कैपिटल है तो 21 ही हुआ उनका पार्ट है, तो इसलिए यहाँ पे राइट टू फूड जो है यहाँ पे नहीं माना गया है। राइट कैन नॉट बी इशूड फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटी, क्योंकि इन्फोर्सेबल नहीं है, इसलिए बाकी फंडामेंटल राइट्स को आप इन्फोर्स करते हैं। लीगल राइट्स और स्टैट्यूटरी अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसलिए यहाँ पे जो है सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75, द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 हैज डिलीटेड द आर्टिकल 31 एंड इंट्रोड्यूस्ड आर्टिकल 300। 31 में जो था पहले आपको राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट्स था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर now come to the question number 76, the state of Kerala versus NM Thomas, the Supreme Court held that article 16 clause 4 is not an exception to article 16(1) but a rather complementary to it, ठीक है। तो केरला वर्सेस NM थॉमस में इसको बताया गया था 14(4) जो है ये आर्टिकल 16(1) का, क्योंकि 16 के बाद ही 14(4) आता है, इसलिए इसको एक्सेप्शन नहीं बताया गया था, यह एक कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर बताया गया था। व्हाट इज द मीन बाय द टर्म लैचेस? लैचेस का मतलब होता है ए बार टू रीड पिटीशन ड्यू टू इनऑर्डिनेट डिले इन ब्रिंगिंग द पिटीशन टू द कोर्ट, ठीक है, लैचेस। क्वेश्चन नंबर 78, हु कैन इशू ए रीट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ अ लीगल राइट? लीगल राइट की इन्फोर्समेंट करने के लिए हाई कोर्ट के पास पावर है अंडर आर्टिकल 226 रेड आर्टिकल 227 यो रीट इशू कर सकते हैं, ठीक है। 5 तरह के रीट होते हैं, हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्शियोरेरी, क्वा वारंटो, एक और है प्रोहिबिशन, ठीक है। इस 5 तरह का रीट जो है इशू किया जाता है एज पर द फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द रीट can the Supreme Court of India
एंड द हाई कोर्ट इशू फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो यहाँ पर 5 तरह का है, ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स 6 फंडामेंटल राइट्स एंड 11 ड्यूटीज, ठीक है। पहले 7 था, बाकी राइट टू प्रॉपर्टी जो है हट गया। तो फंडामेंटल राइट्स कौन कौन है? राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू फ्रीडम है, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, ठीक है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है। तो राइट ऑफ इक्वालिटी 14 से 18, ठीक है। उसके बाद फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन देखेंगे तो 19-20, ठीक है, आर्टिकल 19। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23-24, 19 से 22 हो गया आपको राइट टू फ्रीडम ऑफ राइट टू फ्रीडम है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन देखेंगे 23-24 हो गया। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन देखेंगे 25, 26, 23, 28 एंड 29-30 देखेंगे आपको 32 क्या है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी आपको 32 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, which of the following article provides for the judicial review of the all legislation in India? Article 13, ठीक है, एंड 32 एंड 22-26 ये सारे के सारे जो है जुडिशियल रिव्यू को डील करते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैच ऑफ द फ्लोइंग, फेयरनेस इन प्रोसीजर, अदर अथॉरिटीज, रूल ऑफ सेवरेबिलिटी, सिंगल पर्सनल लॉ। तो यहाँ पर सिंगल पर्सन लॉ, फेयरनेस इन प्रोसीजर, तो देखेंगे फेयरनेस इन प्रोसीजर की बात किया गया था आर्टिकल 21 में, ठीक है। तो पहला का तो 2 हो जाएगा, एक में ही ऑप्शन है, तो बी आंसर हो जाएगा। तो दूसरा क्या है? अदर अथॉरिटीज़, तो आर्टिकल 12 में बात किया गया है। डिफिनेशन पढ़ेंगे तो यहाँ पर अदर अथॉरिटीज़ का भी बात किया गया है। उसके बाद देखेंगे रूल ऑफ सेवरेबिलिटी, आर्टिकल 13 है। बच गया क्या? सिंगल पर्सन लॉ, तो यहाँ पर 40, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी का 3। क्वेश्चन नंबर 83, चलो, अंडर आर्टिकल 15 क्लॉज 4 द गवर्नमेंट इज ऑथराइज्ड टू मेक एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेज फॉर द सिटीजन, सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेज ऑफ सिटीजन एंड SC/ST, ठीक है। ये 15(4) में देखेंगे गवर्नमेंट अथराइज टू मेक द स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ SC एंड ST, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84, गिव द करेक्ट आंसर। द बैकवर्डनेस मस्ट बी बोथ सोशल एंड एजुकेशनल, ठीक है, तो बी। क्वेश्चन नंबर 85, फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 30 इज ग्रांटेड अंडर द 30 किसको है? रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 86, which of the following amendment gave the primacy to alternative principle over the fundamental rights granted in the article 14 and 19? तो यहाँ पर 42nd amendment, ठीक है। amendment gave the primacy to all the alternative principle over the fundamental rights, तो यहाँ पर 42nd amendment। The guarantee contained in Article 29 Clause 1 is with respect to article the right to conserve distinct the language, script and culture, ठीक है। लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर जिसके पास डिस्टिंक्ट है तो दे कैन हैव राइट अंडर आर्टिकल 29 Clause 1, ठीक है। लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर LSC, ठीक है। चलो, आर्टिकल 30 Clause 1 रिकॉग्नाइजेज रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। इसके पहले भी सेम क्वेश्चन था ना, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89, इन विच केस द 27% रिजर्वेशन इन द स्टेट सर्विस इन फेवर ऑफ द अदर बैकवर्ड क्लासेस वेयर upheld बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो 89, 80, 90, क्वेश्चन नंबर 90, इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाज एंड डिसाइडेड 1993 का केस है, ठीक है। राइट टू माइनॉरिटीज कन्फर्ड इन आर्टिकल 31 इन इज विथ रिस्पेक्ट टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एजुकेशनल एंड इंस्टीट्यूशनल ऑफ देयर चॉइस, ठीक है। द
of the prohibition can be issued to constitutional authority, statutory authority, non statutory authority, यहाँ पे all other पे होगा, सारे के सारे अगेंस्ट में यूज कर सकते हैं. Writ of mandamus cannot be issued against President of India and Governor. बाकी manager of the public corporation, chief minister and of the state of government, prime minister and chief minister, that is the government of India and the state government के अगेंस्ट इशू हो सकता है, लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नर ऑफ स्टेट के अगेंस्ट में इशू नहीं हो सकता है. क्वेश्चन नंबर 94. रीड दैट forbids the agencies from continuing their proceeding in excess or abuse of their jurisdiction or in violation of the principles of natural justice or in contravention of the law of the land. Prohibition. ठीक है. इन एक्सेस और एब्यूज ऑफ देयर जुडिक्शन जब हो जाता है प्रोहिबिशन का प्रोहिबिशन रीट इशू किया जाता है. ठीक है. द रीट विच कैन बी इशूड टू क्वाश द जुडिशियल एंड क्वाजी जुडिशियल एज वेल एज द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन इज सर्चियरी. ठीक है. क्वाश का बात आ रहा है ना, तो सर्चियरी. ठीक है. चलो. विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द बिलो mentioned maxim embodied in the principle of natural justice. यहाँ पर nemo judex causa sua, rule against bias, body alterum partem, rule of fair hearing. यहाँ पे both हो जाएगा. ठीक है. यहाँ पे जो ubi just ibi remedium का मतलब है यहाँ पे where there is right there is a remedy. ठीक है. तो आप टॉट में पढ़े होंगे. ठीक है. तो यहाँ पे दो केस बहुत ही इंपॉर्टेंट है इससे रिलेटेड, और एक दो मैक्सिम है, इंजुरिया साइन डैमनम एंड डैमनम साइन इंजुरिया. दो केस थे. ग्रामर स्कूल करके केस था और एक था और जो अभी याद नहीं आ रहा. तो दो तीन मैगजीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको लॉ ऑफ टॉर्ट्स में. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97. द स्कोप ऑफ द जुडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 32 इज कंपेरिजन टू दैट द हाई कोर्ट. यहाँ पे नैरोवर है. सुप्रीम कोर्ट जो है केवल फंडामेंटल राइट्स का अगर वायलेशन होगा तभी रिट्स इन्वोक कर सकता है, बट हाई कोर्ट हैज़ पावर फंडामेंटल राइट्स के अलावा लीगल राइट्स, स्टैट्यूटरी राइट्स के भी केस में इशू कर सकती है यहाँ पे. इसलिए सुप्रीम कोर्ट जो है हाई कोर्ट के रीट जुडिक्शन के रिस्पेक्ट में जो है उसका अगर जुडिक्शन देखा जाए तो नैरो है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 98. Article 22 does not confer the right to be free on bail, be freed on bail. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 99. मैच द फॉलोइंग. यहाँ पर देखिए राइट टू स्पीडी ट्रायल. तो यहाँ पे हुसैनारा खातू वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. राइट टू लाइवलीहुड ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन. राइट टू गो एब्रॉड मनेका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. सिंगल पर्सनल लॉ आर्टिकल 14 में डील किया गया था. तो गोविंद वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश. राइट टू फ्री लीगल एड शीला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. तो यहाँ पर देखेंगे सारे के सारे सेम सीक्वेंस में है ABCD 1 2 3 4 5. ठीक है. याद रख लीजिए. राइट टू स्पीडी ट्रायल हुसैनारा खातून स्टेट ऑफ बिहार. राइट टू लाइवलीहुड ओल्गा टेलिस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन. राइट टू गो अब्रॉड मनेका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. सिंगल पर्सनल लॉ गोविंद वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश. राइट टू लीगल एड शीला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. क्वेश्चन नंबर 100. In which case the Supreme Court quoted that the principle of the reasonableness, which logically as well as philosophically is an essential element of the equality or non-arbitrariness, pervades Article 14 like a brooding omnipresence. तो मनेका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में जो है इस स्टेटमेंट के बारे में कोट किया गया. The case which do not exemplify the affirmative or positive concept of equality is. यहाँ पर देखेंगे तो श्रीलेखा विद्यार्थी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के केस में जो है क्या कहा गया था. द केस विच डू नॉट एग्जाम्प्लीफाई द अफर्मेटिव और पॉजिटिव कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी.
तो श्रीलेखा विद्यार्थी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 102, in which case the Supreme Court held that the procedure prescribed by the law has to be fair and just, reasonableness and not fanciful, oppressive और arbitrary। तो मनेका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में बताया गया था। क्वेश्चन नंबर 103, ठीक है। 103, राइट given to arrested person under clause 1 and 2 of article 22 are not available to यहाँ पे any alliance a person arrested or detained under the preventive detention law। यहाँ पे दोनों के दोनों केस में जो है अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो in which case the Supreme Court held that the execution of death sentence by public hanging is barbaric and violative of article 21। यहाँ पर देखेंगे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वर्सेस लक्ष्मा देवी का केस जो है, इसमें बताया गया था कि द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द एग्जीक्यूशन ऑफ डेथ सेंटेंस बाय द पब्लिक हैंगिंग इज बार्बरिक एंड वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 21, ठीक है। डेथ सेंटेंस का बात किया था अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वर्सेस लक्ष्मा देवी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 105, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होल्ड ऑफिस फॉर ए टर्म of 5 years from the date on which, जब से वो ऑफिस में इंटर करते हैं तब से ये माना जाता है, ठीक है। क्वेश्चन 106, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी इम्पीच्ड फॉर वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। मिसबिहेवियर इनकैपेसिटी जो है ये देखा जाता है सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जजेस का लेकर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 107 जो है, द प्रपोजल टू frame the charges against the President of India should be moved by at least 1/4 of the total number of the members of the House। 1/4 जो है यहाँ पे चार्ज अगेंस्ट प्रेसिडेंट अगर मूव करना हो तो 1/4 चाहिए, ठीक है। प्रपोजल टू फ्रेम चार्ज। क्वेश्चन नंबर 108, द गवर्नर ऑफ ए स्टेट होल्ड्स हिज ऑफिस फॉर ए पीरियड ऑफ 5 years or till the pleasure of the president whichever is earlier, ठीक है। till the pleasure of the president भी यहाँ पे गवर्नर का जो है ऑफिस होल्ड कर सकते हैं। गिव द करेक्ट रिस्पॉन्स, द यहाँ पर देखिए दैट करेक्ट जो रिस्पॉन्स है वही चेक कर लेते हैं। द गवर्नर इज नॉट answerable to the anyone for the performance of his functions and powers except to the president in the sense that he can be removed by the president at any time, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 110, an ordinance can be issued by the president at any time when both the houses of parliament are not in session। यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 111 the president's veto power over union legislation is in the nature of a combination of all the above 3, ठीक है। उसके बाद मैच द फॉलोइंग टर्म्स ऑफ द ऑफिस आर्टिकल 56, ठीक है। प्रेसिडेंट के टर्म का बात किया जा रहा है। प्रेसिडेंट्स पावर टू ग्रांट पार्डन आर्टिकल 72, तो यहाँ पर देखेंगे इसी से क्लियर हो गया होगा। फिर आर्टिकल 61 क्या बात करता है, आर्टिकल 61 बात करता है प्रोसीजर फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, और आर्टिकल आप देखेंगे यहाँ पर 59 क्या बात करता है कंडीशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफिस, ठीक है। तो प्रेसिडेंट का जो प्रोविज़न है आर्टिकल 52 ऑनवर्ड, तो इसको ज़रूर से ज़रूर आप याद रखें क्योंकि इस तरह का मैच ऑफ द फॉलोइंग जो है बार बार पूछ लेता है, ठीक है। तो आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 113, एन एक्स प्रेसिडेंट इज एलिजिबल फॉर री इलेक्शन टू द ऑफिस, क्योंकि बार बार इलेक्ट हो सकते हैं, ये प्रोविजन है अपने इंडिया में। तो क्वेश्चन नंबर 114, द कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एज नॉमिनल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द कंट्री, ठीक है।
The president may convene a joint session of the parliament to resolve a deadlock in the respect of an ordinary bill. ठीक है, ओके. मैच द फॉलोइंग. ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट किस में है? आर्टिकल 1 to 3. ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ गवर्नर देखेंगे तो आर्टिकल 213. पार्डनिंग पावर ऑफ द गवर्नर देखेंगे तो आर्टिकल 161. एक्सटेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट आर्टिकल 162. तो यहाँ पर पहला आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1 का 2 यानी ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो है आर्टिकल 1, 2, 3 जो है प्रेसिडेंट का. ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ गवर्नर है आर्टिकल 213. उसके बाद पार्डनिंग पावर ऑफ द गवर्नर क्या है? आर्टिकल 161. एंड एक्सटेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट जो है आर्टिकल 4 में क्या दिया गया है? 164 ऑप्शन 4. ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर 117. द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डू नॉट हैव द पावर टू डिजॉल्व द बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. यहाँ पे राज्यसभा डिजॉल्व करने का पावर नहीं है, बाकी लोकसभा के पास है. समन ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट टू मीट एट सच टाइम प्लेस एज फ्रीक्वेंट, ये तो है पावर. रिमूव ए मिनिस्टर फ्रॉम द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्रोक द हाउस और आइदर हाउस. तो यहाँ पे डिजॉल्व नहीं कर सकते हैं दोनों हाउस को. ठीक है, ये पावर नहीं है. Question number 118. The satisfaction of the president does not mean his personal satisfaction, but it is satisfaction of the council of ministers. It was held in. तो किस केस में हेल्ड किया गया था? शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब जो है, इस केस में जो है इसको हेल्ड किया गया था. क्वेश्चन नंबर 119. The president has the power to grant the pardons, reprieves or remission of the punishment, or to the suspend, remit or commute the sentences of any person convicted of any offense. यहाँ पे सारे के सारे जो है सही होगा, तो पढ़ लेते एक बार. इन ऑल केसेस वेयर द पनिशमेंट और द सेंटेंस इज बाय ए कोर्ट ऑफ मार्शल के केस में भी प्रेसिडेंट हैज पावर टू रिमीज पनिशमेंट, रिमिशन पनिशमेंट को पनिशमेंट को रिमीज कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं, कम्यूट कर सकते हैं, ठीक है, रिमीट कर सकते हैं. ठीक है. तो कोर्ट मार्शल केस में भी है. इन ऑल केसेस वेयर द पनिशमेंट और सेंटेंस ऑफ एन ऑफेंस अगेंस्ट एनी लॉ, ठीक है, रिलेटिंग टू ए मैटर टू व्हिच द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन एक्सटेंड. ठीक है. इन ऑल केसेस वेयर द सेंटेंस इज एन डेथ सेंटेंस ऑफ डेथ. तो सारे के सारे केस में प्रेसिडेंट हैज पावर. उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ नो पावर टू इंक्वायर वेदर एनी और इफ सो व्हाट एडवाइस वाज टेंडर्ड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू द प्रेसिडेंट. ठीक है. तो COM जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है क्या टेंडर करेंगे, सजेशन क्या देंगे, एडवाइस क्या देंगे, तो उसको इंक्वायर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट हैज़ नो पावर. मैच द फॉलोइंग. यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिस्ट. तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिस्ट देखेंगे 246 में है. यूनियन लिस्ट के पास कितने यहाँ पे सब्जेक्ट्स हैं, तो इंट्रीज हैं 97. स्टेट लिस्ट के पास उससे यहाँ पे कम है, तो यहाँ पे पहले का आंसर क्या हो जाएगा? 2. यूनियन लिस्ट के पास सबसे ज़्यादा है 97. उसके बाद बी स्टेट लिस्ट, उसके बाद 66 है. कंकरेंट लिस्ट दोनों को मिलाकर जो कॉमन है, तो कॉमन तो सारे मुद्दे पर नहीं हो सकते, इसलिए कम है. ठीक है. तो 47, तो कंकरेंट लिस्ट 47 हो जाएगा. उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिस्ट क्या है, तो 246. ठीक है, क्लियर. चलिए 97, 66 एंड 47. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 122. द प्रेसिडेंट इज बाउंड टू समन पार्लियामेंट विद इन 6 months फ्रॉम द लास्ट सिटिंग ऑफ द फॉर्मर सेशन. ठीक है. Sorry. Question number 123. Which of the following statement is correct? The Supreme Court is not bound by the decision of Privy Council and Federal Courts. ठीक है. Question number 124.
विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर आर नेसेसरी फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेज ऑफ द हाई कोर्ट। यहाँ पर देखिए, कंसल्टेशन विद द गवर्नर ऑफ स्टेट चाहिए, कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चाहिए, कंसल्टेशन ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, जहाँ के हाई कोर्ट का यहाँ पे अपॉइंटमेंट होना है। तो ये सारे के सारे जो है नेसेसरी स्टेप है। तो आर्टिकल 217 पढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर 125, ए डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट कैन बी अपॉइंटेड एज जज ए मेंबर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो जो प्रोफेसर बख्शी थे, जो लॉ फैकल्टी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, उनका भी नाम रिकमेंड किया गया था एज जूरिस्ट। ठीक है। द ओपिनियन डिलीवर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट अंडर द आर्टिकल 143 is not binding on the President of India but binding on all court in except the Supreme Court of India. Article 143. Question number 127. A judge of Supreme Court of India may be removed from his office by an order of the President. Grounds क्या है? Proved misbehavior and incapacity. ठीक है। वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन तो प्रेसिडेंट को रिमूव कर सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ग्राउंड क्या है? मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ द पावर टू ग्रांट स्पेशल लीव टू अपील अंडर आर्टिकल 136। गिव द करेक्ट रिस्पॉन्स। यहाँ पे अपॉइंटमेंट ऑफ जजेज ऑफ द हाई कोर्ट 217। ठीक है। किसका यहाँ पे नेसेसरी है? तो कंसर्न्ड हाई कोर्ट, कंसर्न्ड स्टेट के गवर्नर का यहाँ पे कंसल्टेशन, फिर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस। ठीक है। ट्रांसफर ऑफ द जजेज ऑफ द हाई कोर्ट आर्टिकल 222 में है। ठीक है। रीट जुडिक्शन ऑफ द कोर्ट 226, हाई कोर्ट का बात चल रहा है, और यहाँ पे सारे के सारे ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 130, एस्टेब्लिशमेंट एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो आर्टिकल एस्टेब्लिशमेंट एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट का बात कर रहा है, तो 124 यहाँ पे है। रीजनल जुडिक्शन देखेंगे तो 121(9) है। 131 जो है रीजनल जुडिक्शन का बात किया गया, तो यहाँ पे 2 का हो जाएगा 1, 2 का 1 यानी बी का 1। ठीक है। और पहले का जो आंसर हो जाएगा एस्टेब्लिशमेंट सुप्रीम कोर्ट का, तो 2। अपॉइंटमेंट ऑफ एड हॉक जजेस से बात किया गया 127, एंड अपॉइंटमेंट ऑफ द एक्टिंग चीफ जस्टिस 126। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। एड हॉक 127, एक्टिंग 126। ठीक है। क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 131, व्हाट वाज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस ऑफ द इंडियन रिपब्लिक ऑन द 26 जनवरी 1950। उस समय क्या थे हम? सोवरेन थे, डेमोक्रेटिक थे, रिपब्लिक थे, क्योंकि SSDR जो है सोसो से 3 जो वर्ड यहाँ पे जो था, सोशलिस्ट और सेकुलर जो वर्ड उस समय यूज नहीं किया गया था, बाकी सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक पहले से ही था, तो इसलिए यहाँ पे सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। क्वेश्चन नंबर 132, मैच द फॉलोइंग। वेस्ट फार्मास्यूटिकल वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार जो है आर्टिकल 254 से रिलेटेड है। यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस HSD लॉ। यहाँ पर देखेंगे रेसिजुअरी पावर कौन सा डील करता है? रेसिजुअरी पावर, डिवीजन ऑफ पावर 246। ठीक है। रेसिजुअरी पावर 248। तो यहाँ पे पहले का ऑप्शन 4 हो गया, फार्मास्यूटिकल वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार आर्टिकल 254। स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस यूनियन ऑफ स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस RMDC जो है, डी का आंसर हो जाएगा 1 यानी 245। ठीक है। एंड यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस HSD लॉ, यहाँ पर आर्टिकल 248।
रेसिजुअरी पावर का बात करता है। प्रफुल्ला कुमार बैंक ऑफ कॉमर्स, यहाँ पे 246, ठीक है, लिस्ट जो दे रखा है। चलो डिवीजन ऑफ पावर, और RMDC जो है 245। एडजस्ट द लो रेसिडुअरी पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 133, सॉरी 133। पावर टू लेजिस्लेट कैरी विथ इट द पावर टू लेजिस्लेट ऑन इंसिडेंटल नेचर, एंसिलरी पावर है। व्हाट कैन नॉट बी डन डायरेक्टली कैन नॉट बी डन इनडायरेक्टली, करोलेबल लेजिस्लेशन, ठीक है। तो इसको याद ही कर ले, दोनों जो ऑप्शन है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से क्वेश्चन आ ही जाता है। तो करोलेबल लेजिस्लेशन, डॉक्ट्रिन ऑफ पीथन सब्सटेंस, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, ये हमेशा क्वेश्चन पूछता है। तो रूल ऑफ एवोइडेंस ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, तो हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन हो गया, ठीक है, इसको आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, उसको इनडायरेक्टली भी नहीं कर सकते, करोलेबल लेजिस्लेशन हो गया। हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन क्या है, रूल ऑफ एवोइडेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। व्हाट ऑन द होल इज द ऑब्जेक्ट एंड द पर्पस ऑफ दिस लॉ, तो उसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ पीथन सब्सटेंस, ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ पीथन सब्सटेंस। हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, करोलेबल लेजिस्लेशन, करोलेबल लेजिस्लेशन है डायरेक्टली नहीं कर सकते, इनडायरेक्टली भी नहीं कर सकते। हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन क्या है, रूल ऑफ एवोइडेंस ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट है, और द जो होल इज ऑब्जेक्ट एंड द पर्पस ऑफ दिस लॉ, और डॉक्ट्रिन ऑफ पीथन सब्सटेंस का बात करता है। एंसिलरी पावर क्या है, पावर टू लेजिस्लेट कैरी विथ इट एंड पावर टू लेजिस्लेट ऑन इंसिडेंटल मेथड, एंसिलरी पावर दिया गया है पार्लियामेंट के पास, ठीक है। तो क्लियर हो गया, आगे मूव करते हैं। यहाँ पे बी आंसर हो जाएगा 133 का बी। क्वेश्चन नंबर 134, द लेजिस्लेटिव पावर कन्फर्ड इन द एप्रोप्रिएट लेजिस्लेचर टू इनेक्ट लॉ कैन बी एक्सरसाइज्ड विद द पर्सपेक्टिव एज वेल एज रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, ठीक है। हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन क्या था, रूल ऑफ एवोइडेंस लॉ, रूल ऑफ एवोइडेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर, फॉर अप्लाइंग द डॉक्ट्रिन ऑफ पीथन सब्सटेंस regard is to be had to the provision of the enact as the whole, the main object of the enactment, the scope, effect of the provision of the enactment, सारी चीज देखा जाता है, ठीक है। टू 54 inconsistent between law and statute। Question number 136, which of the following articles relates to distribution of legislative power? आर्टिकल 245 से लेकर 255, ठीक है, 255 से लेकर 255। क्वेश्चन नंबर, resolution passed under the clause 1 of the article 249 can remain in force for a such period not exceeding 12 month, ठीक है, इसको याद रखेंगे, नॉट एक्सीडिंग 12 मंथ रेजोल्यूशन का बात किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 138, आर्टिकल 248 डील्स विद द रेसिडुअरी पावर ऑफ द लेजिस्लेचर, ठीक है। व्हिच ऑफ द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द इमरजेंसी प्रोविजन, आर्टिकल पार्ट 80, ठीक है, पार्ट 80। टोटल कितने हैं, 22 पार्ट्स हैं, तो पार्ट 18 जो है इमरजेंसी प्रोविजन को डील करता है। द ग्राउंड्स इंटरनल डिस्टर्बेंस इन आर्टिकल 354 वाज रिप्लेस्ड बाय 44th अमेंडमेंट, तब इंटरनल डिस्टर्बेंस हो गया है, इंटरनल डिस्टर्बेंस को आर्म्ड रेबेलियन कर दिया गया है 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू, ठीक है, आर्म्ड रेबेलियन।
Once approved by the resolution in the parliament, a proclamation of the emergency under Article 352 can be continue for a maximum period 6 months at a time. ठीक है, यहाँ पर 352 में क्या है, इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी का बात किया जा रहा है. The notice to move a resolution to revoke the continuance of the proclamation of emergency under Article 352 must be given in writing, signed by at least 1/10 of the total number of the members of the House. Okay. When an emergency is declared under Article 352, Article 19 is suspended only when the basis of declaration of emergency are war and external aggression and not armed rebellion. ठीक है, तो war and external aggression माने बाहरी का जो एग्रेशन होगा तो आर्टिकल 19 जो है सस्पेंड हो जाएगा, आर्म्ड रेबेलियन होगा तो नहीं. ठीक है. What kind of emergency is not emphasized by the Constitution of India? The emergency occurring due to the natural calamity or epidemics threatening to the health as well as being the people of India. ये सब चीज़ें जो है नहीं है. बाकी threat of security of India, failure of constitutional machinery, ठीक है, emergency occurring to the threat to the financial stability और credit, ये सारे के सारे हैं, but epidemic threatening को लेकर नहीं. Question number 145. Article 20 and 21 were given immunity from the effect of the proclamation of emergency by the 44th Constitutional Amendment. तो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को आप नहीं छोड़ सकते हैं. ठीक है, तो इसलिए 44th अमेंडमेंट में इम्यूनिटी दिया गया है. क्वेश्चन नंबर 46. मार्क द इनकरेक्ट चॉइस. नेशनल इमरजेंसी जो है सही है, 352 में आता है. स्टेट इमरजेंसी 356 में आता है. फाइनेंशियल इमरजेंसी 366 में आता है. इसलिए 522 कोई आर्टिकल है ही नहीं, तो नेशनल इमरजेंसी से. क्वेश्चन नंबर 147. While the proclamation of the emergency is an impression, the president may take extend and the normal life of the House of the People by 1 year at a time and not extending beyond a period of 6 months after the proclamation has ceased to operate. In which case the Supreme Court held clause 4 and 5 incorporated in Article 368 by 42nd Amendment Act as unconstitutional and invalid. Myanmar Miss versus Union of India. मyanmar Miss versus Union of India में डिक्लेयर किया गया था कि जो 4 और 5 है जो इनवैलिड है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, लेकिन ऐसा नहीं. The power of the Parliament to amend the Constitution and the procedure thereof has been provided by power of Constitution to amend. Amendment का प्रोविजन पार्ट 20 में है. ठीक. क्वेश्चन नंबर इमरजेंसी का प्रोविजन 18 में है. क्वेश्चन नंबर 150. What is existing law? All laws in force before the commencement of the Constitution is called existing law. 151. In which case it was held that right to freedom of speech and expression under Article 19 includes the right to receive information. The Secretary Ministry of IB versus Cricket Association बंगाल जो केस है 19 पे है. In which case the Supreme Court held that right to food is implied. Article 21. People's Union for the Democratic Rights versus Union of India. ये पीछे हम लोग पढ़े थे कि राइट टू फूड जो है फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 21 में नहीं है, बट ये है, ये इंक्लूसिव माना गया है. पीपल्स यूनियन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1982 केस में. सॉरी, पीपल यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2000 केस में माना गया. ठीक है. 153. टेलीफोन टैपिंग unless if comes within the grounds of the restriction contained in clause 2 of article 19 is violative of article 11A. It was held in People's of Union Civil Liberties with Union of India केस में. ठीक है.
Which clause of the Article 16 contains the provision for backlog of the vacancy relating to the SC/STs? 4(4)(b). ठीक है, 16(4)(b) backlog. ठीक. Question number 155. In which case the Supreme Court held that lowering of the minimum marks for admission to the super specialty postgraduate medical courses in favor of the reserved category candidates is unconstitutional. The Preeti Srivastava versus Union of India. ठीक है. Question number 156. Which article prohibits the religious instructions in the educational institution wholly maintained by the state? Article 28. Sorry. The mind and ideas of the framers of the constitution are reflected in preamble में भी है, फंडामेंटल राइट्स में भी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी है. तो इसलिए ऑल ऑफ द अबव. तो यहाँ पे प्रीम्बल होगा, प्रीम्बल में सारे के सारे चीज़ दिया गया ना, नॉट ऑल ऑफ द अबव. तो यहाँ पे आंसर ए होगा, 157 का आंसर ए होगा. क्वेश्चन नंबर 158. द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 72 टू ग्रांट द पार्डन अनलिमिटेड. ठीक है, सॉरी. Supreme Court shall be a court of record. Which article provides it? 129. ठीक है, Supreme Court shall be a court of record. Article 129. Article 129. एड हॉक का प्रोविजन कहाँ दिया गया है? 127 में. ठीक है. एक्टिंग जज का प्रोविजन कहाँ दिया गया? 126 में. ठीक है. 131 में क्या दिया गया है? ओरिजिनल जुडिक्शन का. 129 में कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का बात किया गया. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 160. हाउ मेनी टाइम्स कैन ए पर्सन बी इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट? एनी नंबर ऑफ टाइम्स. कोई यहाँ पे डेफिनेट नंबर नहीं दिया गया. क्वेश्चन नंबर 161. हु एडमिनिस्टर्स द ओथ टू द गवर्नर ऑफ द स्टेट? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट. ये जो हाई कोर्ट करते हैं गवर्नर को. ठीक है. The Supreme Court has held that hoisting the national flag atop the private building is a fundamental rights of every citizen of India. Article 19(1)(a). ठीक है. Reservation of seats in the educational institutions in favor of the citizen belonging to the scheduled caste, scheduled tribes is governed by the reservation of seats of educational institution in favor of the citizen belonging to the SC/ST. तो यहाँ पे 15(5) में है, 15(5) में है. ठीक है ना. क्वेश्चन नंबर 164. on which of the following grounds that the right of freedom of speech and expression cannot be restricted in the interest of the general public? Cannot be restricted. Sorry. सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी एंड मोरालिटी के ग्राउंड पे रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, लेकिन कोई जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट के ग्राउंड पर रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते. क्वेश्चन नंबर 165. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग? पीपुल आर फ्री टू क्लेम और वेव द राइट प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स. फ्री टू वेव नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे इनकरेक्ट है. बाकी स्टेट कैन नॉट मेक एनी लॉ इन वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स. सही बात है. Parliament has the power to amend even the fundamental rights subject to the basic structure. The fundamental rights do not have overriding effect on the directive principle of state policy. ठीक है. तो यहाँ पर 165 का बी आंसर हो जाएगा. Which article of the Constitution of India empowers the President to dissolve the Lok Sabha? तो आर्टिकल 85. ठीक है. The Supreme Court of India gives the advice of the President on the matter of law or fact only if he seeks such advice. ठीक है. 168. Who can be removed by the President at his pleasure? Attorney General of India. ठीक है. Attorney General of India. ठीक है.
Which of the following kinds of the bill do not require the prior approval of the president for the introduction of in parliament? Bill of the creating new ऑल इंडिया सर्विस, जो बाकी मनी बिल, फाइनेंशियल बिल, बिल्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, ये सारे के सारे में प्रायर अप्रूवल चाहिए। बाकी बिल ऑफ क्रिएटिंग न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज हो गया, तो ये सब IFS है, सब चीज़ें जो है इसको लेकर कोई प्रायर अप्रूवल नहीं चाहिए, ठीक है। तो स्पेशल पावर दिया गया है राज्यसभा को आर्टिकल 312 312 में, इस तरह के जो प्रोविजन बना सकते हैं, न्यू सर्विस इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, लाइक IFS, RERS, ठीक है, IAS। तो व्हाट रिलीफ कैन बी ग्रांटेड बाय द गवर्नर ऑफ ए स्टेट टू कन्विक्ट ऑफ डेथ सेंटेंस, तो कैन नॉट बी ग्रांटेड बाय गवर्नर, तो यहाँ पर पार्डन नहीं कर सकते, बाकी रिप्राइव कर सकते हैं, कम्यूटेशन ऑफ पनिशमेंट कर सकते हैं, सस्पेंस कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं, लेकिन पार्डन माफ नहीं कर सकते पूरा तरह से। इन विच ईयर द फंडामेंटल ड्यूटीज वेयर द इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन तो 1976, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस स्टेटमेंट्स अबाउट द स्पीकर इज करेक्ट, स्पीकर के बारे में पूछ रखा है। इज रेजिग्नेशन विल बी एड्रेस्ड टू द डिप्टी स्पीकर, ठीक है। द रिमूवल ऑफ विच कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर फ्रॉम द पोस्ट डू नॉट रिक्वायर 2/3 मेजोरिटी रिजोल्यूशन इन द पार्लियामेंट, तो यहाँ पे चेयरमैन ऑफ UPSC के जो रिमूव करने के लिए कोई 2/3 मेजोरिटी नहीं चाहिए, बाकी कैग को, चीफ इलेक्शन कमीशन को, जज ऑफ हाई कोर्ट, सारे के सारे 2/3 मेजोरिटी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 174, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड, तो जो पहले सही से क्या मैच है, प्रेसिडेंट वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के ग्राउंड पर उनको रिमूव कर सकते हैं। ये जब सुप्रीम कोर्ट प्रूव्ड मिस बिहेवियर, मेंबर ऑफ द UPSC मिस बिहेवियर, इलेक्शन कमीशन वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, यहाँ पे मिस बिहेवियर होगा, इसलिए यहाँ पे डी जो मिस मैच है। एज सुन एज द नेशनल इमरजेंसी इज प्रोक्लेम्ड अंडर आर्टिकल 352 बाय द ऑपरेशन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स 19 इज सस्पेंडेड ऑटोमेटिकली, 358 के ग्राउंड पे जो है 358 में प्रोविजन दिया गया है। आर्टिकल 19 जो है अगर एक्सटर्नल वार अगर है तो ऑटोमेटिक सस्पेंड हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 176, द 94th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 2002 passed in the parliament provides for the separate commission of SC/ST. Sorry. The Attorney General of India hold the office for office during the pleasure of the President. In which of the following cases the Supreme Court held that the Constitution prevails over the will of the people? B.R. Kapoor vs. State of Tamil Nadu. Question 179. Which Constitutional Amendment Act pertains to the anti-defection law? Sorry. Pertains to anti-defection law. The 91st Constitutional Amendment. 92nd Constitutional Amendment 1985 में जो है एंटी डिफेक्शन लॉ इंट्रोड्यूस किया गया था, गलत ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स लॉ इनकंसिस्टेंट और अबराइजिंग फंडामेंटल राइट्स आर डिक्लेयर्ड वाइड, आर्टिकल 913. Which one of the following does not fall within the meaning of a state under the article 12 of the Constitution of India? British Airways Corporation, बाकी बरखनथुल्ला विश्वविद्यालय भोपाल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भोपाल, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, सारे के सारे स्टेट के रिपोर्ट फॉलो करेंगे। ब्रिटिश एयरवेज कॉर्पोरेशन जो है नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 182, फंडामेंटल फ्रीडम्स गिवन अंडर आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर अवेलेबल ओनली सिटीजन ऑफ इंडिया। फॉर द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द मिनिमम एज कितने चाहिए? 35 ईयर्स। हु डज नॉट हैव द राइट्स टू वोट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? प्रेसिडेंट्स नॉमिनी इन राज्यसभा। सारे के सारे इलेक्टेड मेंबर होते हैं, ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा तो क्वेश्चन नहीं छूटेगा। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में सारे के सारे इलेक्टेड मेंबर होते हैं।
हु डिसाइड द वेदर ए बिल इज ए मनी बिल? तो स्पीकर के पास पावर होता है। क्वेश्चन नंबर 186, when the office of the Chief Justice of India is vacant or when the Chief Justice is by reason of illness, absence or otherwise unable to perform the duties of his office, the duties of his office shall be performed by any judge of the Supreme Court of India appointed by the President of India। ठीक है। क्वेश्चन 187, legal sovereignty in India resides in the Constitution itself and not in we the people of India। This ideology was expressed in केशवानंद भारती केस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 188, in which of the following cases the Supreme Court observed that labor taken from the prisoners without paying proper remuneration comes within the forced labor? दीना versus Union of India। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 189, under which one of the following articles of the Constitution of Supreme Court has the power to review its decision? तो 137। Question number 190, in which one of the following cases Supreme Court held that states do not have sovereignty under the Indian Constitution as it does not provide for a federal character in the strict sense? State of West Bengal versus Union of India। State of West Bengal versus Union of India। Question number 191, the preamble of Indian Constitution declares the resolve of the people of India to secure all its citizens liberty of belief, faith and worship। Question 192, which one of the following is the correct statement? Right to privacy as a fundamental right is implicit in the right to the personal liberty। ठीक है। 21, 193, which one of the following is not expressly covered as a fundamental right under the Constitution of India? Right to freedom of press। ठीक है। which one of the following is correct statement? Double jeopardy means putting the same person on trial twice for the same offense। ठीक है। which one of the following is correct statement? The writ of mandamus can be sued for the performance of the public duty। ठीक है। which one of the following is correct statement? The writ of certiorari cannot be issued to quash an order based on insufficient evidence। ठीक है। order something from the compliance with the prescribed procedure, ताकि insufficient evidence केस में इशू नहीं कर सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 197, which one of the following statement is not correct? Obiter dicta judgment of the high court do not bind the lower courts of the state। ये करेक्ट नहीं है, बाकी सब के सब करेक्ट है। जैसे कि the Supreme Court overrule itself, a high court can overrule itself, obiter dicta of the Supreme Court also binds on the lower court। 198, which of one of the following is correct statement? A resolution passed by the Council of States under Article 249 empowering Parliament to legislate on the state subject to the national interest remains in force for a period of not exceeding 1 year। ठीक है। 249 वाला ही रिजोल्यूशन का बात हमेशा आता है, तो नॉट एक्सटेंडिंग 1 ईयर। क्वेश्चन नंबर 199, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ इंडियन स्टेट इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का, पार्ट ए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को हम डील कर रहे हैं, क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। तो 200 क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में कवर होता है, नेक्स्ट पार्ट में आएगा पार्ट 2 में 201 से लेकर 400 तक। ठीक है। तो कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होल्ड्स द ऑफिस फॉर ए टर्म ऑफ 6 ईयर। सो यार 200 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ फॉर द टॉपिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। Thank you so much for watching. Please share, like and subscribe. Thank you so much.